अध्याय 14। महल में कई रखैले थी जिनका गर्भपात हो चुका था। महारानी जू झाओरोंग, ये शूरोंग और कई अन्य निम्न श्रेणी की रखैले। कंसोर झाओ पहली नहीं थी, न ही वह आखिरी होगी। महारानी को इस बात की बहुत परवाह नहीं थी कि किस रखैल का गर्भपात हुआ था, लेकिन इस बार कंसोर झाओ का मामला दुर्घटनावश नहीं बल्कि किसी और के कारण हुआ था। इसके अलावा इस समय सम्राट उसका पक्ष ले रहा था और अजन्मे बच्चे के लिए भी उसकी भावनाएं थी। इसलिए इस बार वह इसे उतनी आसानी से नहीं जाने देगा जितना उसने कंसोर झाओ और ये शुरों के साथ किया था। जैसे ही महारानी अभी भी सोच रही थी, सम्राट ने अचानक अपना चाय का प्याला मेज पर पटक दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तुम्हारा गर्भपात अचानक क्यों हो गया? महाराज, आप हमेशा से ही राजकीय भोजों के प्रभारी रहे हैं। आपको कैसे पता नहीं चला कि कोई चाल चल रहा है? या फिर क्या आप चाहते हैं कि कंसोरट चियू का बच्चा कभी पैदा ही न हो? महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। महारानी ने देखा कि मामले ने उन्हें फंसा दिया है, इसलिए वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठीं, घुटनों के बल बैठीं और बोली, मुझे नहीं पता था कि कोई भी शाही उपपत्नी झाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह मेरी गलती थी और मैं बहाने बनाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन मैं राजकुमारी झाओ के बच्चे की मृत्यु की कामना क्यों करूंगी? आखिर बच्चा पैदा होने पर मुझे माँ कहेगा। वह भी मेरा बच्चा है। तो बताओ, राजकुमारी झाओ का अचानक गर्भपात क्यों हो गया? फोंग कैन ने रानी को खड़ा नहीं होने दिया, जिससे कमरे में उपस्थित रखैले उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए देख सकीं। महाराज, मैंने किसी को शाही उपपत्नी झाओ द्वारा भोज में खाए गए भोजन की जांच करने के लिए कहा है। किसी भी चीज में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसने जो बर्तन इस्तेमाल किए थे वे कछुए की पूंछ, आड़ू की गिरी, सफेद चपरासी की छाल, चीनी क्लेमाटिस जड़, चीनी चपरासी की छाल और एकोनाइट जड़ से बनी दवा में भिगोए गए थे। मेज भी दवा में भिगोई गई थी। मैंने नौकरों को आदेश दिया है कि वे मेज सजाएं, खाना बनाएं और खाना परोसें। मुझे आश्चर्य है कि क्या महाराज उनसे अभी ही सवाल पूछना चाहते हैं। रानी ने मन ही मन उपहास किया। भले ही उसने कुछ न किया हो, फिर भी बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि शाही उपपत्नी झाओ गर्भावस्था को बनाए रखे। इस बार किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया, और उन्होंने पूरे राज्य भोज का फायदा उठाने की हिम्मत की। गुइवेई, रेनदाओ, दुबई पी, टोंगकाओ, दानबी, फूजी, पारंपरिक चीनी दवा सामग्री। क्या बढ़िया योजना है। मेरा हरम सचमुच शांतिपूर्ण है। फोंग कैन ने वहां मौजूद रखैलों की तरफ ठंडी निगाह से देखा। सम्राट की नजर से वे सभी कांप उठीं। उनके सिर अनायास ही नीचे झुक गए और वे सीधे सम्राट की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। ठीक है महाराज, कृपया खड़े हो जाइए। बादशाह ने अपनी नजरें हटा लीं और ठंडे स्वर में कहा, मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे स्पष्ट परिणाम दोगी। महारानी, तुम्हारी अक्षमता के कारण हरम में इतनी अव्यवस्था है। यदि आप स्पष्ट रूप से जांच नहीं कर सकते हैं तो हरम के मामलों को किसी और को सौंप दें। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराई और भीतरी कमरे में चला गया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। असली शक्ति के बिना महारानी कैसी रानी हो सकती है? फिर भी उसने अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की और सम्राट के पीछे पीछे भीतरी कमरे में चली गई। बाकी रखैलें एक दूसरे को देखने लगी। उनमें से किसी ने भी अपने चेहरे पर कोई खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। काओ डुक ट्रुंग ने सहानुभूतिपूर्वक महारानी के शरीर को देखा। अंत में सम्राट अब त्रियो परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सका। आज
उसने महारानी का चेहरा खराब करने के लिए एक बहाना बनाया। उसे डर था कि भविष्य में महारानी को महल में अपना अधिकार बहाल करने में कठिनाई होगी। भीतरी कमरे में प्रवेश करते हुए प्रत्येक घुटी हुई सिसकियों ने फोंग कैन के कदमों को एक पल के लिए रोक दिया। फिर वह बिस्तर के पास पहुंच गया। कभी सुंदर, जीवंत और जोशीली लड़की का रंग अब पीला पड़ गया था। उसके गाल के नीचे तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसकी याद में ऐसा लग रहा था कि चियू सुंग नगी कभी रोई ही नहीं थी। जब भी वह उसे देखती तो हमेशा एक शर्मीली लेकिन खुश मुस्कान बिखेरती, जिससे उसे बस उसे देखकर सहज महसूस होता। आज चियू सुंग नगी के होठों पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में जीवन नहीं था। उसका दिल अचानक दया से भर गया। महाराज, मेरा बच्चा चला गया। मैं अपने बच्चे की अच्छी तरह से रक्षा करने में विफल रहा। बिस्तर पर लेटी महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका सफेद हाथ लगातार कांप रहा था। गर्म आंसू उसके हाथ के पीछे गिर रहे थे। गर्मी से लोग घबरा गए। हमारा बच्चा चला गया। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं बेकार हूँ, बेकार। दबी हुई और कर्कश आवाज ने श्रोता को रोने से भी ज्यादा दुखी महसूस कराया। फोंग कैन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मेरी प्यारी रखेल, तुम अभी भी बच्चे पैदा कर सकती हो। तुम निश्चित रूप से हमारे बच्चे पैदा कर सकती हो। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, रानी ने ऐसा वाक्य सुना। उसका शरीर थोड़ा डगमगाया। सौभाग्य से हुआ नोक ने उसे सहारा दिया, जिससे वह कुछ भी अनुचित काम किए बिना दृढ़ता से खड़ी रह सकी। उस साल उसका गर्भपात हो गया था। क्या सम्राट ने कभी उसे इस तरह सांत्वना दी थी? क्या उसने कुछ नहीं कहा या मैं भूल गई? ट्रांग लेक येन सम्राट की बाहों में थी और फूट फूट कर रो रही थी, मानो पूरी दुनिया ढह गई हो। रानी को यह दृश्य इतना चकाचौंध भरा लगा कि वह ट्रांग लेक येन के दुख को जरा भी महसूस नहीं कर सकी। इसलिए वह सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कह सकी। न जाने क्या करना है, वह केवल चुपचाप एक तरफ खड़ी रह सकती थी। अपने पति को दूसरी लड़की को गले लगाते हुए देख सकती थी। बाद में शाही उपपत्नी थुक और अन्य लोग अंदर आए। यह देखकर कि महारानी ने कुछ नहीं कहा, वह भी चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। ट्रांग लेक येन की चीखें सुनकर वह मदद नहीं कर सकी और थोड़ी दया महसूस की। आज चियू सुंग नगी के बच्चे को रखा नहीं जा सकता है, इसलिए यदि भविष्य में उनका बच्चा होता है तो क्या वे उसकी रक्षा कर पाएंगे? हरम में कोई भी साधारण महिला नहीं होती। साधारण महिलाएं या तो पक्ष से बाहर हो जाती हैं या मर जाती हैं। बची हुई महिलाओं को अपने पूरे जीवन में एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, जब तक कि अंतिम विजेता सामने न आ जाए। शाही चिकित्सक, शाही उपपत्नी झाओ का शरीर घायल है। आपको उसे ठीक से स्वस्थ होने में मदद करनी चाहिए। मैं जल्द ही शाही उपपत्नी झाओ को फिर से स्वस्थ और खुश देखना चाहता हूँ। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के बालों को सहलाया, मानो वह उसकी उदासी को कम करना चाहता हो। देर हो रही है, कृपया सभी लोग चले जाएं। हाँ, महारानी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सम्राट के चेहरे की तरफ देखा, हेयू का हाथ पकड़ा और शीहे महल से बाहर चली गई। आकाश में लहराते बर्फ के टुकड़ों को देखते हुए पालकी की ओर बढ़ते उसके कदम अचानक रुक गए। हेयू, इस महल को आज विशेष रूप से ठंड क्यों लग रही है? हुआन घोक का मुंह हिल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कोई बात नहीं, जाओ। रानी पालकी पर बैठी अपना सिर घुमाकर हाय हुआ पैलेस के साइनबोर्ड को देखा, फिर धीरे से मुंह फेर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अलविदा, महाराज। बाकी लोग महारानी को जाते हुए देख रहे थे। शाही कुलीन पत्नी शू ने शांति से शाही पत्नी जियान को देखा,
शाही पत्नी जियान एक सतर्क व्यक्ति है। वह महारानी को यह देखने में मदद करना चाहती होगी कि कौन सा नौकर इतना दुस्साहसी है कि शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मेरा कर्तव्य है। मैंने सुना है कि शाही कुलीन पत्नी शू के परिवार में भी झोंगजिंग पैलेस में कोई काम करता है। वे निश्चित रूप से रानी की चिंताओं के बारे में पूछताछ करने और उन्हें साझा करने में मदद कर सकते हैं। उपपत्नी मुस्कुराई और शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। शाही उपपत्नी थुक ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, मैं अक्षम हूँ। रानी हरम की प्रभारी है। मेरे परिवार की छोटी मोटी प्रतिभाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ठंड है, मुझे भी घर जाना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा। शाही कुलीन पत्नी शू को विदाई। कोमल उपपत्नी ने अपना सिर झुका लिया। शाही उपपत्नी थुक का शाही राजदंड दूर जाते देख वह दूसरों की ओर देखने लगी। मुझे भी महल में लौट जाना चाहिए। बहनों, कृपया अपने आप को घर पर महसूस करो। दूसरा राजकुमार अभी महल में अकेला है। मुझे चिंता हो रही है। हमें वापस जाना चाहिए। निनफी हमेशा कम बोलने वाली महिला थी। मुस्कुराने और बात करने के बाद वह अपनी पालकी पर सवार होकर चली गई। महल के गेट के सामने सिर्फ नूफी और तू चेओ डुंग ही खड़े रह गए। सब चले गए, मुझे भी जाना चाहिए। नूफी ने आधे मुस्कुराते हुए और आधे ने तू च्यू डुंग को अनदेखा करते हुए कहा, आज रात बर्फ का दृश्य सुंदर है। तू च्यू डुंग एक सुंदर व्यक्ति है। थोड़ी देर के लिए बर्फ का आनंद लेना अच्छा है। बोलने के बाद वह इत्मीनान से पालकी पर चढ़ गया। शाही उपपत्नी न्यू के जाने का इंतजार करने के बाद तो च्यू डुंग ने ठंडी सांस ली। बिना अपना सिर घुमाए वह पालकी पर चढ़ गई और अपने निवास पर लौट गई। बाकी सभी चले गए थे। कमरे में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन को लेटने में मदद की। ध्यान से उसके लिए कंबल समेटा। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को न्याय दिलाऊंगा। महाराज, क्या यह इसलिए है कि मैंने बहुत अधिक उम्मीदें लगा ली, इसलिए मैं बच्चे को नहीं रख सका? ट्रांग लेक येन ने उदास होकर सम्राट की ओर देखा। जब मैंने महल में प्रवेश किया तो मैंने बोधिसत्व के सामने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं सम्राट का ध्यान आकर्षित कर सकूं तो मैं बदले में अपना सब कुछ लगा दूंगा। अगर मैंने ऐसी शपथ नहीं ली होती तो क्या हम अपने बच्चे को रख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ। मुझे नहीं पता कि कब पर्याप्त है। उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया ताकि सम्राट को उसकी आंखों में अत्यधिक दर्द न दिखे। यह बच्चा निश्चित रूप से मुझसे नफरत करेगा। मेरे स्वार्थ ने उसे नुकसान पहुंचाया है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी में विश्वास नहीं करता। मैं संतों और देवताओं में विश्वास नहीं करता। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरे लिए तुम्हारा पक्ष लेना मेरे अपने लिए है, देवताओं के आशीर्वाद के कारण नहीं। यदि संसार में सचमुच देवता होते तो इतनी पीड़ा नहीं होती। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बच्चे जरूर होंगे, हमारे बच्चे। झुआंग लोयान ने शांति से सम्राट को देखा, फिर अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। दर्द में रोते हुए अब पहले की तरह खुद को रोक नहीं रहा था, बल्कि रो रहा था, जैसे कि वह अपना सारा दुख और दर्द रोना चाहता हो। जैसे कि एक व्यक्ति जो हताश था, अब उसे सहारा देने के लिए एक जगह मिल गई है। आखिरकार वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार रोने में सक्षम है। आज रात हरम में कई लोग सो नहीं सके। आज रात सभी जानते थे सम्राट ने देर रात तक शाही उपपत्नी झाओ को सांत्वना दी। कुछ लोगों को शाही उपपत्नी झाओ के लिए सम्राट के पक्ष से नफरत थी। कुछ लोगों को लगा कि शाही उपपत्नी झाओ का बच्चा चला गया था, लेकिन फिर भी वे सभी सावधान थे कि वे खुद को पानी में न घसीटें। हाल के दिनों में शीहे पैलेस विशेष रूप से शांत था। हालांकि सम्राट
महारानी और महारानी डोवगर सभी ने उन्हें कई बार पुरस्कार दिए थे। झुआंग लुओयान बिस्तर पर बैठी एक जेड रुई की प्रशंसा करते हुए, दवा का कटोरा लिए हुए टिंगजू को देखते हुए, अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए, पिछले कुछ दिनों में महल में क्या हुआ? बाहर, महाराज, पिछले कुछ दिनों से महल के मालिक बहुत सावधान हैं। रानी ने कई नौकरों से पूछताछ की है और सुना है कि उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। दुर्भाग्य से इसके पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। ट्रांग लैकयेन मुस्कुराए, इस बार रानी वास्तव में समर्पित है। मैं कैसे समर्पित नहीं हो सकता? थिना ट्रुक ने अपने पास के फूल के बर्तन में दवा डाली। सम्राट वास्तव में उससे नाराज था और यहाँ तक कहा कि अगर रानी को पता नहीं चल सका तो अब हरम का प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रांग लैकयेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सम्राट उस मामले का उपयोग महारानी को दंडित करने के लिए करना चाहता था। वह जानती थी कि सम्राट जल्द या बाद में त्रियु परिवार और महारानी से निपट लेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस अवसर का लाभ उठाएंगे। वह जानती थी कि यह सम्राट सरल नहीं है। उसने जानबूझकर दिखाया कि वह इस बच्चे को महत्व देता है, लेकिन वास्तव में वह महारानी से निपटने के अवसर का लाभ उठा रहा था। कहा जा रहा है कि सम्राट को लंबे समय से संदेह था कि वह गर्भावस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया। तो उसने सम्राट का अपराध और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इस मामले का लाभ उठाया। क्या सम्राट ने भी महारानी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए इस मामले का लाभ नहीं उठाया? दुर्भाग्य से न तो सम्राट और न ही वे लोग जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बच्चा नहीं होगा। इस नाटक में सबसे बड़ा विजेता कौन है? महाराज, इस नौकर ने उन नौकरों की जांच की है। वे सभी पहले भी महल में कई अन्य स्वामियों के नौकरों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन पता चला है कि यह सामान्य संपर्क था। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। जितना कम संदेह, उतना अधिक संदेह। रानी ने ठंडे दिमाग से शतरंज का मोहरा नीचे रखा और अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने शतरंज की बिसात पर अराजकता फैल गई। अगर यह महल में कुछ हुआ है, हुआ नगोक, तो अन्य रखैलों को बुलाओ कि वे मेरे साथ आएं और इन साहसी नौकरों से पूछताछ करें। जितने ज्यादा लोग जलाने के लिए लकड़ियां एक साथ जमा करेंगे, आग उतनी ही ज्यादा भड़केगी। शायद हम जल्द ही उनके पीछे के असली अपराधी को पकड़ लेंगे। महाराज बहुत बुद्धिमान है। हुआन गोक ने सिर झुकाया, फिर झिझकते हुए पूछा, क्या कंसोर्ट चिएव को सूचित करने की आवश्यकता है? अगर इसका इंपीरियल कॉन्क्यूबिन चियू से कोई संबंध है, तो हमें निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। रानी ने अपने हाथ में एक सफेद शतरंज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। एक बच्चा होना और फिर उसे इतनी जल्दी खो देना बहुत कठिन था। आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे को खोना कैसा होता है। मैं अब जाता हूँ। हुआन गोक मन ही मन मंद मंद मुस्कुराई और सोचने लगी कि क्या चिएव सुंग नगी अब इस तथ्य को स्वीकार कर पाएगी कि उसका बच्चा अब वहां नहीं रहा। इस हरम में बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। सम्राट की दया के कारण उसने उसे बच्चा रखने दिया। उसके पास अपने बच्चे की रक्षा करने की क्षमता नहीं थी और उसने महारानी को सम्राट द्वारा दोषी ठहराए जाने के लिए भी फंसाया। जब हे यू ने शीहे पैलेस में प्रवेश किया तो उसने तुरंत एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया। उस रात को याद करते हुए जब कंसोर्ट झाओ के खून ने उसके लबादे को दाग दिया था, उसने अपने भावों को समायोजित किया। दरवाजे की रखवाली करने वाले हिजड़े की ओर चलने से पहले खुद को दुखी दिखाया। क्या यह मिस हुआन घोक नहीं है? फुक बाओ ने हुआन घोक को 2 महल की नौकरानियों के साथ आते देखा। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आज कौन सी हवा आपको यहाँ तक ले आई? हिजड़ा फुक बहुत दयालु है।
मैं रानी के आदेश पर शाही उपपत्नी चियू से मिलने आया हूँ। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी आंखें चिंता से भर गईं, और उसने पूछा, राजकुमारी झाओ कैसी हैं? फुगबाओ ने देखा कि हुआ नगोक के पीछे खड़ी 2 महल की नौकरानियां अपने हाथों में कुछ चीजें पकड़े हुए थी। यह जानते हुए कि ये रानी की ओर से इनाम थे, उसने लोगों को अंदर ले गया। उसका चेहरा थोड़ा दुखी था। उसने आह भरी और कहा, अफसोस, हम क्या कर सकते हैं? यह बहुत ही खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन यह इस तरह से हुआ। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे मालिक ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। वह बहुत दुबला पतला हो गया है। हम नौकर उसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। हम नौकर हैं। क्या हम सभी को उम्मीद नहीं है कि हमारे मालिक अच्छी तरह से रहेंगे? हुआ नोक ने भी आह भरी। रानी पिछले कुछ दिनों से कंसोर चियू के बारे में चिंतित थी, इसलिए उन्होंने मुझे मिलने के लिए भेजा। यदि यह तथ्य न होता कि आपकी महारानी कंसोर झाओ के गर्भपात के मामले की जांच में व्यस्त है, तो वह स्वयं मिलने आती। मैंने आपको कष्ट सहने दिया, महाराज। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फुगबाओ ने अपनी बात समाप्त करने के बाद एक भव्य सलामी देने के लिए रानी के कान्ह ओंग महल की ओर रुख किया, फिर खड़े हुए और हुआ नोक को ट्रांग लाक येन के कमरे में ले गए। बाहरी कमरे में पहुंचकर फुगबाओ मुस्कुराए और हुआ नोक से कहा, मिस हुआ नोक, कृपया बैठिए और एक कप चाय लीजिए। मैं जाकर मास्टर को सूचित करूंगा। हिजड़ा फुगबाओ, कृपया बेझिझक रहें। यद्यपि हुआ नोक रानी की चाची की प्रबंधक थी, फिर भी उसने महल में अपने स्वामी की प्रतीक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बाहरी कमरे में खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। उसने आस-पास की सजावट पर नजर डाली। हालांकि ये सजावट नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी, लेकिन हर चीज को बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। यह देखना मुश्किल नहीं था कि सम्राट ने उनमें कितनी सावधानी बरती थी। मिस हुआनोक, थिना ट्रुक अंदर से बाहर आया, हुआनोक का अभिवादन किया और कहा, मास्टर, कृपया मिस हुआनोक को अंदर बुलाइए। भीतरी कमरे में प्रवेश करते हुए हुआन घोक ने देखा कि चियू सुंग नगी बिस्तर पर आधी लेटी हुई और आधी बैठी हुई थी। उसके काले बाल उसकी पीठ के पीछे फैले हुए थे, जो उसके पीले चेहरे को उजागर कर रहे थे, जिसमें उसकी सुंदरता की कुछ कमी थी और उसकी कमजोरी की कुछ झलक दिख रही थी। नमस्कार, राजकुमारी चिएऊ, हुआन घोक ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को सलाम किया। मिस हुआनोक बहुत विनम्र हैं। थिना ट्रुक, कृपया एक सीट तैयार करें। धन्यवाद, कंसोर्ट चियू। हुआनोक कढ़ाईदार स्टूल पर थोड़ा सा बैठ गई, वास्तव में बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। यह देखकर कि शाही उपपत्नी झाओ के चेहरे पर अभी भी एक भद्दा मुस्कुराहट थी, हुआन घोक ने महारानी के पुरस्कारों के बारे में बताना समाप्त किया और कहा, महारानी अभी भी शाही उपपत्नी झाओ के गर्भपात के बारे में चिंतित हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कई संदिग्ध महल की नौकरानियों और किन्नरों को पकड़ा था। आज वह उनसे पूछताछ करने की योजना बना रही है। क्या शाही उपपत्नी झाओ भाग लेंगी? ट्रांग लैक येन ने 2 शब्द गर्भपात सुने, उसका चेहरा तुरंत थोड़ा और पीला पड़ गया। फिर उसने सुना कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया है। उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। आगे झुकी, सीधे हुआनोक को देखा और पूछा, यह कौन है? हुआनगोक ने दूसरे व्यक्ति की नज़र का स्वागत किया। उन काली आंखों के अंदर एक क्रूर जानवर छिपा हुआ था, जो किसी भी क्षण बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति को चीर कर रख देने के लिए तैयार था। उसने शाही उपपत्नी चिएऊ की नजरों से थोड़ा बचते हुए सम्मानपूर्वक कहा, शाही उपपत्नी चिएऊ को तब पता चलेगा जब वह वहां पहुंचेगी। कृपया रानी से कहो, मैं अवश्य आऊंगा। ट्रांग लैक येन ने ऊपर से शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा छिपा नहीं सका।
पूछताछ आधे घंटे में शुरू होगी। मैं वापस आकर आपकी महारानी को रिपोर्ट करूंगा। हेयू ने खड़े होकर झुआंग लुओयान को प्रणाम किया और चुपके से महारानी के दिव्य निर्णय की प्रशंसा की। वास्तव में शाही उपपत्नी झाओ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला फिलहाल सुलझ सकता है या नहीं। कम से कम वह उसे एक बार पीड़ा देकर उसका गुस्सा निकाल सकता था। हेयू के जाने के बाद झुआंग लुओयान ने अपने माथे से पसीना पोंछा, कंबल के नीचे से गर्म पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। टिंग झू, मेरा मेकअप करो। तुम्हें बाद में यह नाटक ध्यान से देखना होगा। हाँ, थिना ट्रुक मुस्कुराया, ट्रांग लैक येन के हाथ से गर्म पानी की बोतल ली, थोड़ी देर इंतजार किया। कौन जाने कौन किसके खिलाफ साजिश रचेगा। थुक क्वीफी आईने के सामने बैठी, अपने प्रतिबिंब को देखती हुई। लैंगसा, मुझे बताओ, महारानी इस बार किसे दोषी ठहराना चाहती है? मैं मूर्ख हूँ, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। लैंगसा ने बेर के फूलों से उकेरी गई एक पतली हेयरपिन में अपना चेहरा बदल दिया। हालांकि यह नौकर सोचता है कि भले ही महारानी दूसरों पर मनमाने ढंग से आरोप लगाना चाहती हों, लेकिन महारानी का विश्वास जीतने के लिए उसे पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे। शाही उपपत्नी थुक ने व्यंग्य किया। उस दिन उसकी बहुत प्रतिष्ठा चली गई। उसने अपने दिल में बहुत सारा गुस्सा दबा रखा होगा। चलो देखते हैं कि वह क्या अभिनय करना चाहती है। ट्रांग लैक येन ने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन कम से कम उसे सम्राट का प्यार तो मिला। लेकिन उसने अपना सारा सम्मान खो दिया और उसे कुछ भी नहीं मिला। मैं वास्तव में उसके द्वारा दूसरों को फंसाए जाने का इंतजार कर रहा हूँ, अन्यथा मुझे पता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है। किएन चीन महल में फोंग कैन एक पत्र लिख रहा था। काओ डुक ट्रुंग को अंदर आते देख उसने अपनी कलम नीचे रख दी और पूछा, क्या बात है? महाराज, राजमाता आज इस अपराधी से पूछताछ करना चाहती हैं और उन्होंने उससे पूछताछ करने के लिए कई महारानियों को बुलाया है। काओ डुक ट्रुंग ने मेज पर लिखे सुलेख पर नजर डाली। तीखे स्ट्रोक में एक डराने वाली आभा थी। इस बार वह होशियार है। फोंग कैन ने कुछ सोचा और अचानक पूछा, क्या कंसोर्ट चिएउ जा रही है? इस नौकर ने सुना कि महारानी ने परिचारिका को शाही उपपत्नी झाओ को सूचित करने के लिए भेजा है। परिचारिका के लौटने के कुछ ही समय बाद शाही उपपत्नी झाओ कैनाओंग महल में पहुंच गईं। फोंग कैन खुद को थोड़ा सा उदास हुए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने हाथ धोने में मदद के लिए किसी को बुलाया। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। कानाओंग के महल में कई रखैलें क्रम से बैठी थी और नीचे घुटनों के बल बैठी 6 महल की नौकरानियों और किन्नरों को देख रही थी। किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, यहाँ तक कि नूफी, जो पहले ट्रांग लैक येन से भिड़ चुकी थी, ने भी अपना सिर झुका लिया और चुप रही। महाराज और स्वामियों, ये 6 साहसी सेवक हैं। जिंग्यांग महल के प्रभारी नपुंसक ने बैठे हुए लोगों को प्रणाम किया और कहा, कृपया रानी और स्वामियों को पूछताछ के लिए आमंत्रित करें। महारानी ने ट्रांग लैक येन की ओर देखा, मानो वह उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने केवल दूसरे पक्ष के चेहरे को पीला पड़ते देखा, मानो उसके पास पूछने की भी ताकत नहीं थी। इसलिए उसे अपनी निगाहें दूसरों की ओर मोड़नी पड़ी। क्या आप छोटी बहनों की कोई राय है? बेशक यह सब महारानी पर निर्भर है, शाही उपपत्नी थुक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, रानी के इस कदम को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से अनिच्छुक। अन्य उपपत्नियां चुप थी। शाही उपपत्नी दीप थुक डोंग और शाही उपपत्नी येन राजकीय भोज में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए वे और भी अधिक सावधान थी। कौन जानता था कि यह मामला किस पर पड़ेगा? अपना सिर ऊपर उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखता है जिसने उस शापित राजकुमार को नुकसान पहुँचाने का साहस किया।
रानी ने भी धक्का देना बंद कर दिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोगों पर जोर से चिल्लाई, अगर तुम इसके पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा कर दोगे तो मैं तुम्हें हल्की सजा दूंगी, वरना शाही परिवार की हत्या का अपराध तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करने के लिए काफी है। छहों लोग कांप उठे और सिर ऊपर उठा लिया। हिएन फी ने धीरे से कहा, ओह, क्या यह लीन क्यों नहीं है? महल की नौकरानी जिसने पहले नू फी की सेवा की थी। नू फी का चेहरा बदसूरत हो गया। इस महल की नौकरानी को मैंने नौकरी से निकाल दिया और कपड़े धोने के लिए शांगी ब्यूरो में भेज दिया क्योंकि वह सेवा करने में अक्षम थी। इसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उपपत्नी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उसका आपसे कोई लेना देना है, बहन। मुझे तो बस उससे थोड़ी जान पहचान सी महसूस हुई। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। नू फी ने ठंडी सांस ली और आगे नहीं बोली। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि हिएन फी महारानी की तरफ है। अगर वह अब उससे बहस करती है तो यह केवल उसके अपने नुकसान के लिए होगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लीन क्यू का प्रभारी कौन है। अगर महारानी ने इन शब्दों का पालन किया और उसे दोष देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे डर था कि यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। महाराज, इस नौकर के साथ अन्याय हुआ है। इस नौकर को नहीं पता कि क्या हुआ। यह नौकर मास्टर चियू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं महामहिम से निष्पक्ष रहने की विनती करता हूँ। लियन क्यू ने सबकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, बस झुकती रही। एक पल बाद उसका माथा खून से लथपथ हो गया। कोई उसे रोको। रानी ने उदासीनता से लियन क्यू को देखा जो लगातार झुक रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम झुकोगे और कोमा में चले जाओगे तो मुझे नहीं पता कि दंड के लिए किससे पूछूं। शाही उपपत्नी थुक चुपके से मंद मंद मुस्कुराई। इस बार महारानी ने अब दयालुता और परोपकार का मुखौटा पहनने की कोशिश नहीं की। उसने ठंडे मन से लियन क्यू के खून से लथपथ चेहरे को देखा। उस समय नू फी ने इस महल की नौकरानी को भगा दिया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे शक था कि वह किसी दूसरे महल से भेजी गई जासूस है। लेकिन आखिर यह किसका काम था? उसने अपना सिर उठाया और वहां बैठे सभी लोगों की ओर देखा, फिर भी उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। वर्तमान में रानी की संदिग्धों की सूची में वह निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं हो सकती। इस मामले के पीछे का मास्टरमाइंड एक साथ इतने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वह वास्तव में कुशल है। जियो जिंगर, मुझे याद है कि तुम्हारे परिवार में अभी भी बूढ़े माता पिता और 2 छोटे भाई हैं। महारानी के महल में मुख्य नपुंसक मिंगलू ने अपनी मूंछ लहराई और कहा, न तो हल्का और न ही भारी। अगर तुम ईमानदारी से कबूल करती हो तो महारानी दयालु हैं और निश्चित रूप से तुम्हारी जान बख्श देंगी। अगर तुम कबूल करने से इनकार करती हो तो सावधान रहना और अपने माता पिता को फंसाना। जियो जिंगर नामक हिजड़े ने यह सुना और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बार बार अन्याय में चिल्लाया, महाराज, कृपया न्याय करें। यह नौकर वास्तव में नहीं जानता था कि मास्टर झाओ के टेबलवेयर में कुछ अशुद्ध है। स्वामी को प्रस्तुत सभी वस्तुएं शुरू से ही वितरित की गई थी। यह नौकर उन्हें खुद छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रानी ने अपनी कनपटियां रगड़ी और हाथ हिलाया और हिजड़े जियाओ जिंगर को घसीटकर बाहर निकाला गया। घसीटकर बाहर निकाले जाने के बाद जियाओ जिंगर की दयनीय चीखें सुनकर शेष 5 लोग कांप उठे, क्योंकि सभी समझ गए थे कि एक बार जियाओ जिंगर को घसीटकर बाहर निकाला गया तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। अभी भी कहना नहीं चाहते? क्या तुम्हें अपने माता पिता को फंसाने का डर नहीं है? क्योंकि तुम सब चट्टान की दरार से रेंगकर बाहर आ गए। मिनलोक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी। रानी बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। सम्राट आ गए हैं।
रानी को आश्चर्य हुआ, सम्राट आया? फोंग कैन ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी नजर घुटनों के बल बैठे लोगों पर पड़ी। अंततः वह रानी पर रुकी। सभी लोग खड़े हो जाएं। सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर फोंग कैन भावशून्य चेहरे के साथ बैठ गया। शांति से बोला, मैंने सुना है कि आज रानी अपराधी दासों से पूछताछ कर रही है। मैं वहां से गुजर रहा था, इसलिए सुनने आया। आप सब अपनी बात जारी रखें। रानी अचंभित रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि सम्राट का क्या मतलब था। वह ट्रांग लेक येन की ओर देखे बिना न रह सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट को इस चियू सुंग नगी के बच्चे की इतनी परवाह थी? महाराज, मैंने स्पष्ट रूप से जांच की है। यहाँ मौजूद 5 लोगों में से 2 का संपर्क शाही कुलीन पत्नी शू के महल में लोगों से हुआ है। एक का संपर्क शाही कुलीन पत्नी न्यू और शाही कुलीन पत्नी तू के महल में लोगों से हुआ है। एक का संपर्क शाही कुलीन पत्नी येन और शाही कुलीन पत्नी ट्रांग के नौकरों से हुआ है। और एक का संपर्क शाही कुलीन पत्नी शू, शाही कुलीन पत्नी न्यू, शाही कुलीन पत्नी दीप और शाही कुलीन पत्नी येन के महलों में लोगों से हुआ है। अभी अभी एक नौकर ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे कानून के अनुसार दंडित किया गया। वह नौकर नुहफी के महल में सेवा करता था। महारानी ने इन नौकरों और महलों के बीच के संबंधों को ध्यान से बताया। जिन भी रखैलों का नाम लिया गया, उन सभी के चेहरे पर शिकायत की झलक थी। ट्रांग लेक येन ने भौहें सिकोड़ी। महारानी की हरकतें जानबूझकर कुछ लोगों को अपने साथ नीचे खींच रही थी। उसका इरादा क्या था? हालांकि महल में सच्चा बहन जैसा प्यार जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन यह एक दूसरे के खिलाफ जाने की हद तक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या रानी के पास इस कार्रवाई के लिए कोई और योजना है, या यह सिर्फ एक हताशापूर्ण कार्य है? फोंग कैन ने रानी की बात सुनी और उन रखैलों को दिलचस्पी से देखा जो इस मामले में घसीटी गई थी। रानी का क्या मतलब है? ये सभी लोग बहुत संदिग्ध हैं। रानी ने थोड़ा झुककर कहा, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि यहाँ की सभी बहनें सम्राट की सेवा में समर्पित हैं। इसलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके उनके संदेह दूर कर दिए जाए। रानी सही कह रही हैं। फोंग कैन ने सहजता से महल की एक नौकरानी की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ, यह व्यक्ति किस महल के संपर्क में रहा है? महाराज, इस महल की नौकरानी का नाम ट्यू क्यूक है। वह थोंग थुक ब्यूरो में काम करती है। उस दिन वह वही थी जो चियू सुंग नगी के लिए खाना लेकर आई थी। मिन लोक ने उत्तर दिया, महल की दासी, मैं शाही कुलीन पत्नी थुक, शाही कुलीन पत्नी न्यू, शाही कुलीन पत्नी दीप थुक डोंग और शाही कुलीन पत्नी येन के महल में लोगों से मिला हूँ। मैंने उन नौकरों की भी जांच की जिनका उससे संपर्क था, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हर कोई संदिग्ध है और हर कोई संदिग्ध नहीं है। फोंग कैन ने महारानी की ओर देखते हुए आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी महारानी, मुझे बताइए कि आखिर कंसोर चियू को किसने नुकसान पहुंचाया, या फिर जिन लोगों ने शाही उपपत्नी चियो को नुकसान पहुंचाया वे ये लोग थे ही नहीं। महारानी को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट इतनी बेबाकी से बोलेंगे, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देंगे, और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अन्य रखैलों ने महारानी को घुटनों के बल बैठते देखा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे अब और बैठें। वे सभी जल्दी से उठ खड़ी हुईं, अपनी सांस रोककर चुप रहीं। बेशक कई ऐसे भी थे जो चुपके से अपने दिल में हंस रहे थे। मैंने तो बस इतना ही कहा था, महाराज, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके इरादे समझता हूँ। फोंग कैन ने रानी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पांचों नौकरों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर ये लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सभी को मार दिया जाए। इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई है, तो फिर हम जांच कैसे जारी रखें? रानी चौंक गई।
लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह केवल देख सकती थी कि कैसे उन्हें दूसरों द्वारा घसीटा जा रहा था। काओ दे झोंग ने कई मजबूत यमदूतों को इन नौकरों को बाहर खींचने के लिए नेतृत्व किया। जैसे ही वे जिंग यांग पैलेस के गेट पर पहुंचे, उन्होंने ये रोंग हुआ और उपपत्नी जियांग जियान को एक साथ चलते देखा। दीप डुंग हुआ अब बहुत विनम्र और संयमित लग रही थी। कोई नहीं बता सकता था कि कुछ महीने पहले तक वह महल में सबसे पसंदीदा दीप थुक नगी थी। मैं लेडी तुओंग और लेडी डीप को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। काओ डुक ट्रुंग ने अभी तक अपना समारोह समाप्त नहीं किया था जब उपपत्नी तुओंग हियेन ने जल्दी से उसे छूट दे दी। हिजड़ा काओ, यह क्या है? उपपत्नी तुओंग हियेन एक निम्न श्रेणी की उपपत्नी थी जो सम्राट के पक्ष में नहीं थी। वह मुख्य खोजे के सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसने ध्यान से उन नौकरों पर नजर डाली जो उसके पीछे दबाए जा रहे थे और स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। इससे पहले कि काओ डुक ट्रुंग जवाब दे पाता, उसने दीप डुंग हुआ को आश्चर्य में चिल्लाते हुए सुना। अरे, क्या तुम उस महान महल की नौकरानी म्यूक nguyen के गृहनगर से नहीं हो जो मेरी बड़ी बहन की सेवा कर रही है? मुझे याद है कि पिछले साल तुमने म्यून nguyen का कंगन चुराया था और तुम्हें बेंत से पीटा गया था। आज फिर तुमने क्या गलती की? दीप डुंग हुआ ने टियो कुक की ओर इशारा किया और काओ डुक ट्रुंग को असमंजस में देखा। हिजड़ा काओ, उसने फिर क्या परेशानी खड़ी कर दी? काओ डुक ट्रुंग ने टियो कुक को देखा। दीप डुंग हुआ को प्रणाम किया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद दीप डुंग हुआ। मुझे अभी भी सम्राट को कुछ रिपोर्ट करना है। कृपया मुझे पहले जाने दें। यह कहने के बाद उसने उस खोजे से कहा जो इन लोगों को घसीट रहा था कि वह टियो कुक को पीछे छोड़ दे और खुद कैना ओंग महल में वापस आ गया। दीप डुंग हुआ और भी उलझन में था। उसने नौकरों को घसीटते हुए और टियो कुक को पीछे रोकते हुए देखा। वह तुओंग हियेन टैन की ओर मुड़ा। बहन, देखो, क्या हो रहा है? तुओंग हियेन टैन ने दीप डुंग हुआ के हैरान चेहरे को देखा, मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। दीप डुंग हुआ, मैं भी नहीं समझी। इससे पहले कि वे दोनों अंदर प्रवेश कर पाते, एक हिजड़ा भागकर बाहर आया और कहा कि सम्राट ने उन्हें बुलाया है। दीप डुंग हुआ और तुओंग हियेन टैन ने कैना ओंग पैलेस के मुख्य हॉल में प्रवेश किया, लेकिन देखा कि कमरा लोगों से भरा हुआ था। टियो कुक कमरे के बीच में घुटनों के बल बैठा था। वह दुखी और जर्जर दिख रहा था। नमस्कार, महाराज। महाराज, दीप डुंग हुआ दंग रह गई और उसने सलामी दी। यह देखकर कि उसकी बड़ी बहन दीप थुक डुंग भी वहां थी। इसके अलावा उसका चेहरा बहुत भद्दा था। उसने उलझन में दूसरे पक्ष को देखा। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष ने पीछे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसके पास अपनी नजरें वापस खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दीप डुंग हुआ, आपने अभी कहा कि टियो क्यूक उसी गृहनगर से है जहां से महान महल की नौकरानी दीप थुक डुंग की सेवा करती थी। क्या यह सच है? रानी ने दीप डुंग हुआ की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। महाराज, यह सच है कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस बारे में पता नहीं था। पिछले साल मैंने अपनी बड़ी बहन के बगल में महल की नौकरानी को शिकायत करते हुए सुना कि उसका कंगन एक साथी ग्रामीण ने चुरा लिया है। उस समय मैं क्रोधित हो गया और इस छोटी जू को 20 कोड़ों की सजा दी। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, उस समय बड़ी बहन ने मुझे एक छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए दोषी ठहराया, कहा कि यह मामला सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैंने इसके बारे में और नहीं पूछा, क्यों? दीप डुंग हुआ को लगा कि उसे अभी अभी एहसास हुआ कि सम्राट और महारानी कुछ जांच कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महारानी ने सम्राट की ओर देखा। यह देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने पुकारा, कोई
दीप थुक डुंग के महल में जाओ और महल की नौकरानी म्यूक nguyen को यहाँ लाओ। यह कहने के बाद टियो कुक के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर रानी को भी अपने दिल में कुछ अजीब सा लगा। अपनी आंखों के सामने कॉमेडी देखते हुए ट्रांग लेक येन के चेहरे पर एक बीमार सा भाव आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डियप बहनों के बीच रिश्ता इतना खराब होगा। ट्रांग लेक येन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि दीप डुंग हुआ इतनी मूर्ख है कि वह जो कुछ भी कहना चाहती थी उसे समझे बिना ही सब कुछ बोल देगी। आखिर दीप डुंग हुआ ने अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ऐसा करने से उसे क्या लाभ होगा? धूप बत्ती जलाने के कुछ ही समय बाद म्यूक nguyen को ले जाया गया। टियो कुक को जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए देखकर, जबकि उसके मालिक का चेहरा पीला पड़ गया था, म्यूक nguyen ने शांति से घुटनों के बल बैठ गई। यह गुलाम वास्तव में अच्छा है। आप यह क्यों नहीं पूछते कि टियो कुक यहाँ घुटने क्यों टेक रहा है? सम्राट और मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? रानी ने ठंडे भाव से दीप थूक डुंग की ओर देखा। दीप थूक डुंग, यह आपके महल की करीबी नौकरानी है। आप उससे ईमानदारी से कबूलनामा क्यों नहीं करवाते? रानी को उम्मीद नहीं थी कि यह मामला दीप थुक डुंग से संबंधित होगा। इस दीप थुक डंग को कई सालों से कोई तरजीह नहीं दी गई है। भले ही वह थुक डंग है, फिर भी उसने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले हुए गर्भपात के बाद भी हरम में उसका सम्मान नहीं बढ़ा। वह इस मामले में क्यों शामिल हुई? दीप थुक डुंग ने अपने होंठ हिलाए, अपना मुंह नहीं खोला, अंत में केवल दीप डुंग हुआ की ओर देखा। म्यूक nguyen ने जोर से सिर झुकाया और कहा, महाराज, महामहिम, यह नौकर दोषी है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इस नौकरानी के मन में शाही उपपत्नी चियू के प्रति नफरत थी। इसलिए उसने अपने साथी देशवासी टियो कुक से मदद मांगी। इसका नौकरानी के मालिक से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी उपपत्नी चियू से क्या दुश्मनी है जिसके कारण तुमने ऐसा क्रूर कृत्य किया? रानी ने पूछा। ट्रांग लेक येन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। क्या रानी उस पर गंदगी खोदना चाहती थी? उसने म्यूक nguyen को ध्यान से देखा, लेकिन उसकी स्मृति में इस महल की नौकरानी का कोई आभास नहीं था। महल की नौकरानियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दीप थूक डुंग का भी उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वह यह नहीं सोच सकी कि दीप थूक डुंग ने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया। महाराज, कुछ महीने पहले मैं गलती से शाही उपपत्नी चिएऊ से टकरा गया था। इसलिए शाही उपपत्नी चिएऊ ने किसी को आदेश दिया कि वह मुझे आधे घंटे तक मुंह पर थप्पड़ मारे और 3 घंटे तक घुटनों के बल बैठाकर मुझे सजा दे। उस दिन वह अवसर था जब हर 2 साल में महल की नौकरानियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए महल से बाहर जाने की अनुमति दी जाती थी। सिर्फ इसलिए कि शाही उपपत्नी चियू आसानी से अपना आपा खो देती थी। यह नौकर अपने रिश्तेदारों से मिलने में सक्षम नहीं था। यह नौकर उससे नफरत कैसे नहीं कर सकता था? म्यूक nguyen ने ट्रांग लेक येन को गुस्से से घूरते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि इस नौकरानी का दर्जा नीचा है, तुमने लोगों को उसे रौंदने दिया? महल में नियम होते हैं। जो नौकर अपने मालिक से झगड़ा करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हालांकि शाही उपपत्नी चियू की सजा थोड़ी कठोर है, लेकिन आपको इसकी वजह से शाही बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रानी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि सम्राट और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे? मेरी माँ और मैं जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। कुछ दिन पहले मेरी माँ चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। न्यू यू के बोलने के बाद वह अचानक ये शू रोंग की ओर मुड़ी और जोर से झुकी। महारानी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि वह उसे रोक पाती, उसने म्यू यू के मुंह और कानों के कोनों से ताजा खून बहता देखा
और उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह गिर पड़ी। कई नपुंसक म्यू यू के शरीर को बाहर निकालने के लिए अंदर गए और महल की नौकरानियां फर्श पर खून पोंछने के लिए अंदर गईं। पलक झपकते ही एक जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, बिना किसी निशान के। ये शू रोंग कांप उठी, कुर्सी पर गिर पड़ी, उसका चेहरा खून से लथपथ था। पूरा कमरा तुरंत कब्र की तरह शांत हो गया और सभी रखैलों ने अपने सिर नीचे कर लिए। उस जगह को देखने की हिम्मत नहीं हुई जहां म्यू यू मृत पड़ी थी। ठीक है, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे खत्म कर देते हैं। फोंग कैन खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने कहा, दीप थुक डुंग अपने अधीनस्थों का प्रबंधन करने में अक्षम है। थुक डुंग का खिताब छीन लिया गया है, उसे 7वें दर्जे के कुलीन पद पर पदावनत कर दिया गया है और तिन्हथु कैक के मुख्य हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया है। चियू सुंग घी को एक बेटे की मां बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन एक खलनायक ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसका गर्भपात हो गया। अब तीसरी रैंक की सुंघी से उसे तीसरी रैंक की तुंघी में पदोन्नत किया गया है। बोलना समाप्त करने के बाद फोंग कैन रानी की ओर मुड़ा। हाल ही में महल में कई मामले हुए हैं। मुझे चिंता है कि रानी थक गई है और थक गई है। अब शाही कुलीन पत्नी थुक, शाही पत्नी निन और शाही पत्नी हियन महल के मामलों के प्रबंधन में रानी की सहायता करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने रानी के चेहरे की ओर ध्यान दिए बिना कहा, देर हो रही है, मुझे भी राजकाज संभालना चाहिए। अलविदा, महाराज। सम्राट को विदा करने के बाद महारानी के हाव भाव अभी भी गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों और भौहों के कोनों में अभी भी थोड़ी उदासी झलक रही थी। मैं भी थक गया हूँ, सब लोग चले जाओ, रखैलों ने चतुराई से जाने को कहा। महारानी का मूड ठीक नहीं था। वे इस समय महारानी की वर्जनाओं को छूने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं थी। जैसे ही उसने सलामी देने के लिए अपना सिर झुकाया, ट्रांग लेक येन ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ दीप डुंग हुआ को दीप थुक डुंग को देखते हुए देखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे केवल दीप डुंग हुआ की मासूम और चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी। ट्रांग लेक येन ने अपनी नजरें हटा ली। निश्चित रूप से हरम में कोई भी ऐसा नहीं था जो अभिनय करना नहीं जानता था। इस बार हालांकि सम्राट ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि जिम्मेदारी दीप थुक डुंग की थी, लेकिन दूसरे दर्जे की एक थुक डुंग को 7वें दर्जे की कुलीन महिला के रूप में पदावनत किया गया था, जो इस मामले पर सम्राट के दृष्टिकोण को साबित करने के लिए पर्याप्त था। दीप थुक डुंग को पदावनत किए जाने से दीप डुंग हुआ को किसी भी तरह से लाभ नहीं हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? तिन्हथु कैक का स्थान बहुत ही दूरस्थ और एकांत है। यहाँ साल भर हमेशा उदासी और गहरापन रहता है और सर्दियों में यह और भी अधिक उदास और ठंडा हो जाता है। इसलिए महल में रहने वाली रखैलों के लिए यह जगह वास्तव में एक तरह का ठंडा महल है। जिस दिन दीप थुक डुंग को एक कुलीन महिला के रूप में पदावनत किया गया, उसी दिन उसे यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। वह धूल भरी खिड़की के पास खड़ी थी। हालांकि दीप डुंग हुआ उसके सामने खड़ा था, फिर भी उसने कोई भाव नहीं दिखाया। जेड हेयरपिन और सोने के कंगन को हटाने के बाद उसका चेहरा हमेशा की तुलना में अधिक सुंदर लग रहा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उस सुंदरता की सराहना करने वाला कोई नहीं था। दीप डुंग हुआ ने उसे उपहासपूर्वक देखा और ठंडी हंसी में कहा, बहन हमेशा वह उदासीन भाव दिखाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहन भूल गई है। बहन और मैं इतने सालों से बहनें हैं। बेशक हम जानते हैं, तुम जितनी अधिक उदासीन दिखती हो, उतना ही अधिक तुम परवाह करती हो। तुम्हें अभिनय करने की आदत है। बचपन से ही तुम अपने माता पिता की नज़र में एक अच्छी बेटी रही हो। जब तुम महल में प्रवेश करती हो, तब भी तुम सदाचारी व्यवहार करती हो।
यहाँ तक कि जब तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हो, तब भी तुम मासूम और दयालु व्यवहार करती हो। मैं पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे इस रूप से बहुत परेशान हो गया हूँ। लेडी डिएप की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। वह डिएप डुंग हुआ की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थी। हाँ, जब से मैं छोटी थी तब से मैं आज्ञाकारी और समझदार रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता अभी भी आपका पक्ष लेते हैं। अंततः महल में प्रवेश करके भी तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, यहाँ तक कि सम्राट भी तुम्हारा अधिक पक्षधर है। मैं सद्गुण और सहनशीलता दोनों में तुमसे कम नहीं हूँ। फिर मैं तुम्हें हमेशा अपने से ऊपर क्यों रखता हूँ? तो तुमने गर्भपात का फायदा उठाकर मुझे नुकसान पहुँचाया। न केवल तुम मुझसे ईर्ष्या करती थी, बल्कि तुम अन्य पसंदीदा रखैलों से भी ईर्ष्या करती थी। दुर्भाग्यवश, चाहे तुम सम्राट से कितना भी प्यार करो, फिर भी वह तुम्हें पसंद नहीं करता। दीप डुंग हुआ ने मजाक में अपनी ठुड्डी उठाई। आपको उस व्यक्ति से अपनी तुलना करने की क्या जरूरत है? आप हमेशा सुस्त और उबाऊ दिखेंगे। यहाँ तक कि अगर मैं एक आदमी होता तो भी मैं आपको देखना नहीं चाहता। भले ही आपने मुझे फंसाया और मुझे उपपत्नी बना दिया, फिर भी आप मुझसे नीचे हैं। लेडी डीप, हाँ, मैंने तुम्हें पदावनत कर दिया है, लेकिन तुम महल के नौकरों के साथ क्रूरता करते हो, घमंडी और जिद्दी हो। अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो भी तुम कितने समय तक उस पद पर बैठ सकते हो? कुलीन महिला दीप ने अपना पुण्य मुखौटा उतार दिया। उसका चेहरा असंतोष से भर गया। सम्राट को मूल रूप से मेरे गर्भ में बच्चा पसंद नहीं था, और मैं सम्राट का पक्ष नहीं रख सकती थी। इसलिए उस बच्चे को निश्चित रूप से नहीं रखा जा सकता था। मैं तुम्हारी असफलता के बदले में एक ऐसा बच्चा ले लूंगा जो निश्चित रूप से पैदा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारा क्या मानना है कि तुम किससे अधिक स्वच्छ हो? दीप डुंग हुआ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओंग टैन की मृत्यु कैसे हुई, दूसरों को नहीं पता। क्या मुझे भी निश्चित रूप से नहीं पता? क्या यह इसलिए नहीं था कि उसने गलती से वह नाटक देख लिया था जो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए रचा था? अन्यथा वह इतनी जल्दी बीमारी से क्यों मर जाती? बहन को पता होना चाहिए, इस महल में डीप परिवार के कनेक्शन न केवल आप उपयोग कर सकते हैं, मैं भी इसका उपयोग कर सकता हूँ। मेरे हाथ साफ नहीं हैं, लेकिन इस बार आपने मुझे फंसाया। क्या आपने कभी डीप परिवार के बारे में सोचा? तुमने शाही उत्तराधिकारी की हत्या का अपराध मुझ पर थोपने की हिम्मत की। क्या होगा अगर सम्राट नाराज हो गया और यह बात दीप परिवार तक फैला दी? कुलीन महिला दीप ने दीप डुंग हुआ के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब से तुम छोटी थी, तब से तुम स्वेच्छाचारी और लापरवाह रही हो। तुम कई वर्षों से महल में हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सैल स्वभाव अभी भी नहीं बदला है। जब तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुमने दीप परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। दीप डुंग हुआ ने मजाक में हंसते हुए कहा, हम बस बराबर हैं। ईर्ष्या करने और मुझे नुकसान पहुंचाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? अंत में मैंने फिर भी यह नाटक जीत लिया। दीप क्वी नहान दीप डुंग हुआ की तिरस्कार भरी निगाहों से उत्तेजित हो गई और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन दीप डुंग हुआ ने उसे नीचे धकेल दिया। वह नीचे झुकी और दीप क्वी नहान के कान में फुसफुसाया, बहन ने कहा कि मैंने जानबूझकर काम किया, और मुझे इस बात से नफरत है कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए म्यूक nguyen और ट्यू क्यूक के बीच के रिश्ते का फायदा उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूक nguyen को यह अपराध क्यों मिला? क्योंकि वह मेरी ही है। इसलिए मुझे लंबे समय से पता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। तुम्हें लगता है कि मुझे यह एहसास नहीं है कि सम्राट अब हम बहनों को पसंद नहीं करता। मैं तो बस तुम्हारा हाथ थामकर एक कदम पीछे हट रही हूँ। इसलिए आज तक मैं 5वीं रैंक की कुलीन महिला हूँ, जबकि तुम सिर्फ 7वीं रैंक की कुलीन महिला हो। तुम्हारा दर्जा अभी भी मुझसे कम है।
आप लेडी डीप ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे वह इस व्यक्ति से पहली बार मिल रही हों। शुरू से लेकर अंत तक जो उलझन में था वह तुम थे, मैं नहीं। दीप डुंगहुआ सीधे खड़ी हो गई, अपने बालों पर चांदी की हेयरपिन को ठीक करते हुए। समय बीत रहा है, छोटी बहन अब विदा लेगी। बड़ी बहन दीप डुंगहुआ स्वर्गीय महल के दरवाजे पर पहुंची। अंदर से जमीन पर फेंकी जा रही वस्तुओं की आवाज सुनी, फिर भी अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखी। अपने सिर को पीछे काले दरवाजे की ओर देखने के लिए घुमाया, जेड बालियों को छुआ। बड़ी बहन, जब तुम छोटी थी तो तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब जब तुम हरम में हो तो तुम मुझसे जीतने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? सम्राट के पास सच्ची भावनाएं कैसे हो सकती थी? और बड़ी बहन इतनी मूर्ख थी कि उसने अपने दिल की धड़कन को बढ़ने दिया, इसलिए उसे बुरी तरह असफल होना तय था। मालिक, बाहर प्रतीक्षा कर रही महल की नौकरानी ने दीप डुंगहुआ को बाहर आते देखा तो वह उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। चलो घर चलते हैं। दीप डुंगहुआ इस ठंडे और उदास महल से बिना पीछे देखे बाहर चली गई। हाय हुआ महल में ट्रांग लेक येन ने फीनिक्स टेल मशरूम के साथ काले चिकन सूप का आनंद लिया और वैन टिच उसके बगल में खड़ी थी और गुस्से से सोच रही थी कि दीप क्वी नहान उसके मालिक को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती थी। यह कुलीन महिला दीप वास्तव में क्रूर और दुष्ट है। वह अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी और अपने मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वान टीच ने चिंतित होकर ट्रांग लेक येन के अभी भी हल्के पीले चेहरे को देखा। आप इस महल की नौकरानी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो मालिक से नफरत करती है? यह स्पष्ट रूप से वह ही है जो प्रभारी है। सौभाग्य से सम्राट निष्पक्ष था और उसने उसे पदावनत कर दिया। इस तरह का व्यक्ति जो केवल बुरी और डरावनी चीजों की योजना बनाना जानता है, वह उच्च पद के योग्य नहीं है। ट्रांग लेक येन ने कटोरा नीचे रखा, थिना ट्रुक से रुमाल लिया और धीरे से अपने मुंह के कोने को पोंछा। हरम में कौन ऐसा है जो पापी और क्रूर नहीं है? बस भविष्य में सावधान रहना। मास्टर सही कह रहे हैं। थिना ट्रुक ने वान टिच की ओर देखा। रसोई में मालिक के लिए दवा पक रही है, जाकर देखो कि सब ठीक है या नहीं। वान टिच के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करते हुए थिना ट्रुक ने ट्रांग लेक येन को कुछ संदेह के साथ देखा। मास्टर, आपने वान टिच को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इस तरह की चीजों के बारे में जितने कम लोग जानते हैं, उतना ही अच्छा है। ट्रांग लेक येन ने सूप के कटोरे को देखा जो अभी भी उसकी आंखों के सामने गर्म हो रहा था। इसके अलावा, अगर मेरे बगल में महल की नौकरानी सच बोलती है, तो दूसरों के लिए विश्वास करना आसान होगा। सबसे ईमानदार बात अभिनय करना नहीं, बल्कि वास्तव में सोचना है, इसलिए उसे न बताना ही बेहतर है। वान टिच हमेशा बहुत वफादार रही है और उसने कभी मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, लेकिन हाल ही में उसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यह बात उसे बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वान टिच ने जो कहा वह भी उचित है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लेडी डीएप ही मालिक को नुकसान पहुंचाएगी। थिना ट्रुक ने आह भरी। मैं कई सालों से महल में हूँ, लेकिन मैंने अभी भी नहीं देखा कि लेडी डीएप ऐसी व्यक्ति थी। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की इंसान है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। ट्रांग लेक येन ने आलस से गर्म पानी की बोतल को अपनी छाती से लगा लिया। हालांकि मैं इस अंतिम परिणाम से बहुत संतुष्ट हूँ। यह सुनकर थिना ट्रुक मुस्कुराया। मास्टर को महल में आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और अब उपपत्नी के पद पर पदोन्नत होना पहले से ही बहुत दुर्लभ है, जो दर्शाता है कि महामहिम के दिल में भी मास्टर है। एक महत्वाकांक्षी सम्राट से एक लड़की को खो देने की उम्मीद करना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रांग लेक येन ने अपने दिल में इसे स्पष्ट रूप से देखा और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। थिना ट्रुक, ऐसा मत कहो। सम्राट हर दिन हजारों कामों में व्यस्त रहता है और हरम में अनगिनत रखैले हैं।
मैं इतनी उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? थिना ट्रुक ने तुरंत कहा, मास्टर, आप यह नहीं जानते कि यहाँ तक कि शाही कुलीन पत्नी थुक की पदोन्नति भी मास्टर जितनी तेजी से नहीं हुई थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि हर बार जब उसका स्वामी सिंहासन पर चढ़ता है, हालांकि यह विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं होता है, लेकिन उसकी पदोन्नति की आवृत्ति और सम्राट द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को देखते हुए यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह उसे कितना महत्व देता है। स्वामी, भले ही आप इस महीने उनकी सेवा करने में असमर्थ थे, सम्राट अभी भी आपको नहीं भूले थे और लगातार पुरस्कार दे रहे थे। क्या यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सम्राट आपको कितना महत्व देते हैं? जब स्वामी और सेवक आपस में बातें कर रहे थे, फुगबाओ ने प्रवेश किया और सूचना दी, मेरे स्वामी, लेडी तोंग और लेडी खोंग आपसे मिलने आई हैं। कृपया उन्हें अंदर बुलाइए। ट्रांग लैक येन खड़ी हुई और उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे की ओर चली गई। उसने देखा कि तोंग हियन टैन और खोंग ताई नहान एक साथ आ रहे हैं। उसने दोनों लोगों को सलाम करने से रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके बैठने के बाद ट्रांग लैक येन मुस्कुराई और बोली, बाहर बहुत ठंड है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ दिन पहले महामहिम ने एक आदेश जारी किया था जिसमें हमें आपके स्वास्थ्य लाभ में बाधा डालने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम केवल आज ही आपसे मिलने आ पाए। जियांग जियान किन ने झुआंग लुओ यान के थके हुए चेहरे को देखा। गर्भपात हुए आधे महीने से ज्यादा हो गया था। दूसरे पक्ष के चेहरे का रंग पहले से कम पीला था और उसकी आत्मा भी बेहतर हो गई थी। सिर्फ उसकी मुस्कान में अब भी वही अकेलापन और अनिच्छा थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि एक महिला के लिए बच्चा कितना महत्वपूर्ण होता है। जियांग जियान किन ने उसे दिलासा दिया, तुम्हारा रंग रूप सुधर गया है। अपने शरीर की सावधानीपूर्वक देखभाल करना सही है। इस रखेल ने सुना है कि महामहिम हर दिन तुम्हारा हाल पूछते हैं। महामहिम की देखभाल और चिंता को बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। बिना मेकअप के ट्रांग लैक येन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी पहले से बहुत खराब थी। तुओंग हियन टैन अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराई। अब सम्राट के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। हालांकि च्यूतु नघी के गर्भपात ने उसे दुखी किया, लेकिन जिन लोगों को उनके पक्ष का आधा भी नहीं मिला, वे वास्तव में दयनीय थे। आज वह बिना कुछ सोचे समझे चिएउतु नघी से मिलने आई थी, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा तो उसने पाया कि इस हरम की सभी महिलाएं दयनीय थीं। केवल अंतर यह था कि कौन अधिक गौरवशाली दिखती थी और किसका चेहरा अधिक सुंदर था। मेरे दो मालिकों, यह वह नाश्ता है जिसे नई नौकरानी अभी अभी हमारे घर बनाने आई है। कृपया इसे आजमाएं और देखें कि क्या यह आपके स्वाद के अनुकूल है। थिना ट्रुक नाश्ता और चाय लेकर आया, दोनों लोगों को प्रणाम किया तथा चाय और केक पेश किया। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह अच्छी नौकरानी जिसने स्वादिष्ट भोजन बनाया था जिसे सम्राट ने उपपत्नी चियू को उसके शरीर को पोषण देने के लिए दिया था? तुओंग हियन टैन ने एक निवाला खाया, स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, यह आपके मुंह में जाते ही पिघल जाता है, मीठा लेकिन चिकना नहीं, चमेली की हल्की खुशबू के साथ, वास्तव में कुशल। इस उपपत्नी को उपपत्नी चिएउ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उपपत्नी कोंग ने भी प्रशंसा की। सम्राट उपपत्नी झाओ के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। उपपत्नी झाओ को अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी महिला का शरीर ऐसे समय में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह ठीक नहीं हो पाएगी। ट्रांग लैक येन ने नाश्ते का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मेरी बहनें मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं अभी भी नहीं छोड़ सकती। मैं बस यही चाहती थी कि वह एक पल के लिए रुकी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी,
ओह ठीक है, यह बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बस एक जुनून है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। मैंने कहा, आप अभी भी हमारे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। आपको उसे अपने हृदय में क्यों रखना है, जिससे आपका शरीर इस तरह अधिक थक जाए? दरवाजे से एक धीमी सी पुरुष आवाज गूंजी और वे तीनों तुरंत उठ खड़े हुए। नमस्कार, महाराज। औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोंग कैन ने ट्रांग लैकयेन की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारा रंग अभी भी इतना खराब क्यों है? क्या तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? ट्रांग लैकयेन ने फोंग कैन का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया और सीधे खड़ी हो गई। नौकरानी का कौशल बहुत अच्छा है। महाराज मेरी बहुत चिंता करते हैं। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए और अतीत के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। फोंग कैन ने ट्रांग लैकयेन का हाथ खींचा और साथ में बैठ गए। तुंग हियन टैन और खोंग ताई नहान को देखते हुए, आप दोनों को भी बैठ जाना चाहिए। आप चिएउ तु नगी से मिलने आए हैं? महाराज, अभी अभी बर्फ देखते समय मेरी और कॉन्क्यूबिन कोंग की मुलाकात हुई, इसलिए हमने कॉन्क्यूबिन चियू से मिलने का फैसला किया। उपपत्नी ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, हाल ही में उसकी तबीयत में सुधार हुआ है। अच्छा होगा अगर आप उससे बात करने आए। फोंग कैन ने सिर हिलाया, फिर ट्रांग लैकयेन की ओर मुड़ा और कहा, आज मैं लिखना बंद कर दूंगा। 2 दिन में साल खत्म हो जाएगा। उस समय महल में भोज होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। मुझे डर है कि मैं हमेशा आप पर नजर नहीं रख सकता। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, सर्दी न लग जाए। महाराज, क्या आप मुझे बच्ची समझते हैं? ट्रांग लैकयेन ने फोंग कैन के हाथों को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वैन तिच और थिनहट्रुक दोनों ही विचारशील और सावधान हैं। वे मुझे ठंड कैसे लगने दे सकते हैं? इसके विपरीत, महामहिम, कृपया बहुत व्यस्त न रहें और समय पर खाना या आराम न करें। हाल ही में मैंने देखा है कि आपका वजन बहुत कम हो गया है। जब तक आप अपना दिमाग शांत रखेंगे, मुझे वजन कम करने की चिंता नहीं रहेगी। फोंग कैन ने ट्रांग लैकयेन के गालों को चुटकी से दबाया। उसका चेहरा स्नेह से भरा हुआ था। ट्रांग लैकयेन की आंखों के कोने ने तोंग हियन टैन और खोंग ताई नहान को देखा। महाराज, आप वास्तव में 2 अन्य रखैलों के सामने एक रखैल के साथ खेल रहे हैं। क्या वास्तव में कोई समस्या है? वर्तमान स्थिति थोड़ी जटिल है। ट्रांग लैकयेन और खोंग ताई नहान, तोंग हियन टैन को करीबी नहीं माना जाता है। वह यह भी नहीं जानती कि इन 2 लोगों के विचार क्या है। यह सम्राट का हरम है, यहाँ तक कि वास्तविकता में भी बस थोड़ा सा व्यक्तिगत हित शामिल होना लोगों को एक दूसरे से झगड़ने के लिए पर्याप्त है। ट्रांग लैकयेन ने कभी नहीं माना कि हरम में अभी भी तथाकथित करीबी बहनें हैं। दीप बहनें इसका जीता जागता उदाहरण है। फोंग कैन को तोंग हियन टैन और खोंग ताई नहान की कोई परवाह नहीं थी। ट्रांग लैकयेन के शर्मिंदा चेहरे को देखकर वह बस मुस्कुराया और उसके सफेद हाथों से खेला। यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित हूँ। बस अगले साल के बारे में बात करते हुए मैं हरम में एक भव्य प्रवेश करने की योजना बना रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह से व्यवहार करती रहोगी, तो तुम कैसे भाग ले सकती हो? क्या सम्राट का मतलब यह है कि अगले साल भी वह उपपत्नी चिएउ को फिर से सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं? इस समय उपपत्नी जियांग जियान को अपने दिल में डर का एहसास हुआ। इस साल उपपत्नी झाओ जिस गति से सिंहासन पर चढ़ी थी, वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, और यह उसके लिए सम्राट का पक्ष दिखाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी अगले साल वह फिर से सिंहासन पर चढ़ना चाहती थी, जो वास्तव में इस हरम में एक दुर्लभ घटना थी। यह सुनकर उपपत्नी कोंग की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। फिर उसने जल्दी से अपनी आंखें नीची कर ली
और किसी तरह के दृढ़ संकल्प को छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। ट्रांग लेक येन को भी आश्चर्य हुआ। सम्राट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गर्भपात के कारण उसे पदोन्नति मिलेगी, लेकिन उसने अगले साल एक और बड़ी पदोन्नति के बारे में नहीं सोचा था। अचानक उसके दिमाग में एक संभावना आई। शायद वह एक लड़ाकू विमान थी जिसे सम्राट हरम के आगामी शुद्धिकरण के लिए तैयार कर रहा था। शाही उपपत्नी थुक का उपयोग रानी से निपटने के लिए किया जाता है और मैं और शाही उपपत्नी येन का उपयोग शाही उपपत्नी थुक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर वह इतने समय तक अभिनय न करती और बादशाह के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन जाती, तो शायद उसके पास लड़ाकू विमान बनने की योग्यता भी न होती। कभी कभी वह कल्पना करती कि अगर बादशाह को कोई लड़की पसंद आ जाए तो कैसा होगा, लेकिन फिर वह सोचती, यह हरम है, कोई रोमांस उपन्यास का मंच नहीं। वह यह भी जानती है कि हालांकि हर महिला को जिज्ञासा की तीव्र आवश्यकता होती है, फिर भी उसे इसे संयमित रूप से नियंत्रित करना होगा। महाराज, मुझ में कौन से गुण हैं? ट्रांग लेक येन की आंखें लाल हो गईं और उसका हाथ जो सम्राट द्वारा पकड़ा हुआ था वह भी थोड़ा कांपने लगा। बस निश्चिंत रहो और अपने शरीर का ख्याल रखो। मैं तुमसे बिना किसी और वजह के प्यार करता हूँ। ज्यादा मत सोचो। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के हाथ थपथपाए, मानो वह दूसरे पक्ष को यह समझाना चाहता हो कि वह उसे मुआवजा देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। सम्राट नामक उस तरह का प्राणी दूसरों को सांत्वना देने के काम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इस तरह की बातें यहीं खत्म हो सकती थी, बिना ज्यादा स्पष्टीकरण दिए। लेकिन उसने ऐसी बातें कही जो नहीं कही जानी चाहिए थी। उसका ईक्यू कितना कम था। तुओंग हियन टैन, जो पास में बैठा था, चिऊ तु नघी की आंसू भरी मुस्कान को देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि भले ही ट्रांग लेक येन को पदोन्नति मिल गई थी, फिर भी यह प्रशंसा करने लायक बात नहीं थी। कम से कम एक उपपत्नी के लिए जो सम्राट से बहुत प्यार करती थी और जिसका गर्भपात हो गया था, इस तरह का मुआवजा शायद एक तरह की चोट थी। अचानक जानबूझकर गिरने वाले फूल और अनजाने में बहने वाले पानी के दृश्य को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जियांग जियान किन ने खड़े होकर दोनों को सलाम किया। मुझे लगता है कि महामहिम और उपपत्नी झाओ के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। मुझे अभी याद आया कि मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं पहले विदा लेता हूँ। खोंग ताई नहान भी अलविदा कहने के लिए उठ खड़ा हुआ। फोंग कैन ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने उन दोनों को जाने दिया और उसके बगल में खड़े काओ डुक ट्रुंग से कहा, आज मैं चिएउ तु नघी के घर पर आराम करूंगा। काओ डुक ट्रुंग सम्राट को याद दिलाना चाहता था कि उसने आज उपपत्नी तो का कार्ड चुना है, लेकिन सम्राट के रवैये को देखकर उसे पता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वह तैयारी के लिए बाहर चला गया। उपपत्नी तुओंग और उपपत्नी खोंग अभी अभी ही हुआ महल के द्वार पर पहुंचे थे जब उन्होंने दो नपुंसकों को बेर के फूलों की कई शाखाएं लेकर आते देखा। तुओंग हियन तान को ऐसा लगता था कि ये दोनों हिजड़े सम्राट के पास सेवा करते थे और सम्राट को उन पर बहुत भरोसा था। नमस्कार, दो मास्टर्स। दोनों किन्नरों ने अपना शिष्टाचार पूरी तरह से निभाया, इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं की, क्योंकि वे किसी अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति नहीं थे। तुम दोनों हिजड़ों को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उपपत्नी जियांग ने उनके हाथों में बेर की शाखाओं को देखा। ये बेर की शाखाएं खूबसूरती से खिल रही हैं। तुम दोनों हिजड़े उन्हें किस लिए चुन रहे हो? जियांग भगवान को रिपोर्ट करते हुए सम्राट को याद आया कि मास्टर झाओ ठंड में बाहर नहीं जा सकते और बेर के फूलों का आनंद नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने हम नौकरों से कहा कि कुछ सुंदर बेर की शाखाएं चुनें और उन्हें मास्टर झाओ के महल में लाए, ताकि मास्टर झाओ भी बेर के फूलों का आनंद ले सकें। खोजे ने फिर सिर झुकाया,
आपके सेवक जाकर अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। हे मेरे प्रभु, हमारी लापरवाही के लिए कृपया हमें क्षमा करें। दोनों हिजड़ों को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, कृपया घर पर ही रहें। तुंग हिएन टैन ने 2 हिजड़ों को हाय हुआ पैलेस में भागते हुए देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि चियू तु नगी सम्राट से प्रभावित हुई। इस तरह का उपकार अद्वितीय माना जा सकता है। महल की एक नौकरानी का हाथ पकड़कर उसने सड़क पर जमा बर्फ पर कदम रखा, जिससे उसकी एड़ियों के नीचे चरमराहट की आवाजें आ रही थी। अकेलेपन की एक अवर्णनीय भावना थी। खोंग ताई नहान ने राहत की सांस ली। बहन तुओंग का उपपत्नी चियो के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हरम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अच्छा या बुरा कहा जा सके। तुंग हिएन टैन ने अपने हाथों को गर्म करने के लिए पानी का एक बर्तन पकड़ा, जो अब बहुत गर्म नहीं थे। हालांकि उपपत्नी चियू को तरजीह दी जाती है, लेकिन उसकी योजनाओं को प्रथम श्रेणी का नहीं माना जाता है। इस महल में बिना किसी योजना के अगर तुम नहीं मरोगे तो तुम अनुग्रह से बाहर हो जाओगे। मेरी बहन और मेरे जैसे किसी व्यक्ति बनने पर तुम्हें कोई अनुग्रह और कोई दर्जा नहीं मिलेगा। खोंग ताई नहान ने उदासीनता से एक निम्न श्रेणी की महल की नौकरानी को देखा जो दूरी पर बर्फ को झाड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। ट्रांग लेक येन को 1 साल से भी कम समय में 5वीं रैंक की शाही उपपत्नी से 3रे रैंक की शाही उपपत्नी के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक बुद्धिहीन व्यक्ति कर सकता है। हालांकि वह चतुर है, लेकिन उसमें एक घातक दोष है, वह यह कि वह सम्राट से सच्चा प्यार करती है। उसके पास रानी और कुलीन पत्नी की स्थिति को हिलाने की कोई क्षमता नहीं है। उपपत्नी तुओंग हिएन ने आह भरते हुए कहा, उस वर्ष जब मैंने महल में प्रवेश किया तो मैं भाग्यशाली थी कि मुझे आपकी बड़ी बहन की मदद मिली थी। इसलिए मुझे अपनी जान इस तरह से नहीं गंवानी पड़ी। इसलिए मुझे आशा है कि आप एक क्षणिक आवेग के कारण अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे और मेरी बहन को सम्राट के लिए महल में लाया गया, उसी दिन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रतिभाशाली व्यक्ति खोंग का चेहरा काला पड़ गया। मैं उसे व्यर्थ नहीं मरने दे सकता, और उसका बच्चा भी इस तरह नहीं मर सकता। भले ही मैं महारानी और कुलीन पत्नी की स्थिति को हिला न सकूं, फिर भी मैं संतुष्ट होने से पहले उन्हें कड़ी चोट पहुंचाना चाहता हूं। मेरा उनसे बहुत करीबी रिश्ता है और जब से वो मुझे छोड़कर गई हैं, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैं इन बातों को ध्यान में रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका बदला मैं नहीं ले सकता। लेकिन आपने ट्रांग लाक येन को क्यों चुना? उपपत्नी तुओंग हिएन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसकी कमजोरी बहुत स्पष्ट है। उसे इस हरम में रखना बहुत बड़ा खतरा है। बहन तुओंग, क्या तुम भूल गई हो? कभी कभी प्यार एक औरत को और भी क्रूर बना देता है। खोंग ताई नहान के चेहरे पर एक जटिल मुस्कान दिखाई दी। इसके अलावा जो कुत्ता भौंकता नहीं है वह काटने वाला कुत्ता है। गुणी उपपत्नी ने कोंग ताइरेन को देखा, उसके होंठ हिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना देने के लिए क्या कहे। हालांकि गर्भपात को 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन सम्राट अभी तक इतना क्रूर नहीं हुआ था कि वह ट्रांग लेक येन के साथ चाले चले। अभी वह वास्तव में कंबल के नीचे सो रहा था। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन की कमर को गले लगाया। उसकी त्वचा की गर्मी ने उसे सहज महसूस कराया। मैंने किसी से बेर की कुछ शाखाएं काटकर तुम्हारे पास भेजने को कहा था। क्या तुम्हें वे पसंद हैं? महाराज, क्या आप भूल गए? मैं एक आम आदमी हूँ। मैं आपके व्यवहार की तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपकी पसंद बहुत पसंद है। ट्रांग लेक येन सम्राट की बाहों में सिमट गया। इस तरह की ठंडी सर्दियों की रात में मानव आकार का हीटर होना भी अच्छा था। मैंने सुना है कि महामहिम को बेर के फूलों का आनंद लेना पसंद है और वे अक्सर दृश्यों का आनंद लेने के लिए बेर के बगीचे में जाते हैं।
मुझे भी आपकी तरह बेर के फूलों की खुशबू पसंद है, फोंग कैन ने तुरंत खांसते हुए कहा। जहाँ तक फूल के आकार की बात है, तो वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं है। तो महाराज भी मेरी तरह एक आम आदमी है। ट्रांग लेक येन की आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी थी जिसे एक साथी मिल गया हो। तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो बेर के फूलों की सुंदरता और शीतलता की सराहना करना नहीं जानता। मूल रूप से एक बहुत ही असभ्य वाक्य, फोंग कैन ने सोचा। उसके दिल में यह लड़की अभी भी ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले उसकी उदास उपस्थिति ने उसके दिल को वास्तव में दुखी कर दिया। वास्तव में वह अभी भी जीवन शक्ति वाली महिलाओं को पसंद करता है और इस तरह का व्यक्तित्व महल में शेष सभी रखैलों की कमी है। सौभाग्य से ट्रांग लेक येन ने इसे नहीं खोया है। बेशक अगर ट्रांग लेक येन को सम्राट के बारे में यह विचार पता होता तो वह निश्चित रूप से कहती कि पुरुष एक प्रकार के मर्दवादी प्राणी है। जो महिला उसके लिए अच्छी है उसे रूखा और बेजान माना जाएगा, जबकि जो महिला कभी कभी उसके सामने बिगड़ैल और मनमौजी व्यवहार करती है उसे जीवंत और मनमोहक माना जाएगा। यह किस तरह की मानसिक बीमारी है? जब ट्रांग लेक येन गर्म कंबल में आधी लेटी और आधी बैठी हुई सम्राट को संतुष्ट होकर जाते हुए देख रही थी, तो उसने थिनर ट्रुक से पूछा, जो अभी अभी अंदर आया था। थिनर ट्रुक, कल सम्राट ने किसका कार्ड दिखाया था? थिनर ट्रुक ने उत्तर दिया, महाराज, यह कॉन्क्यूबिन 2 है। ट्रांग लेक येन अचानक जाग गया। यह वास्तव में थुक कुलीन उपपत्नी की ओर से कोई था। क्या सम्राट इस बार यह जानबूझकर कर रहा था या नहीं? हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बेहद अपमानजनक माना जाता है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट था कि सम्राट ने उसका कार्ड पलट दिया था और किसी और के साथ रात बिताई थी। महल में उपपत्नी टो को बहुत पसंदीदा नहीं माना जाता था, लेकिन उसकी उत्कृष्ट सुंदरता के कारण उसे सम्राट से थोड़ा सा अनुग्रह प्राप्त हुआ। इसके अलावा वह और शाही कुलीन पत्नी थुक बहनें थीं, इसलिए महल में किसी ने भी उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि आज उसकी इतनी बदनामी होगी। सम्राट उसके पास जाने के बजाय उपपत्नी झाओ के घर जाना पसंद करेंगे जिसका अभी अभी गर्भपात हुआ था। अगर यह बात फैल गई तो कौन जाने कितने लोग उसकी पीठ पीछे हंसेंगे। इसके अलावा हालांकि वह और ट्रांग लेक येन दोनों उपपत्नी थीं, ट्रांग लेक येन के पास एक उपाधि थी। वह केवल अपने उपनाम को ही अपनी उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। एक दूसरे की तुलना में ट्रांग लेक येन स्वाभाविक रूप से अधिक महान थी। इसलिए महारानी के महल के ठीक सामने सड़क पर जब उपपत्नी सु ने गर्भपात के बाद पहली बार दिखाई देने वाली ट्रांग लेक येन से गलती से मुलाकात की, तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। क्या यह उपपत्नी चियो की छोटी बहन नहीं है? उपपत्नी टो का स्वभाव कभी अच्छा नहीं रहा। वह मुस्कुराई, लेकिन ठंडे भाव से देखा, छोटी बहन का गर्भपात हो गया। तुम महल में आराम क्यों नहीं कर रही हो? तुम बाहर क्या कर रही हो? नमस्ते, बड़ी बहन, ट्रांग लेक येन ने धीरे से झुककर कहा। नया साल आ रहा है और मैंने देखा कि आज बर्फ नहीं थी, इसलिए मैं रानी को बधाई देने के लिए आना चाहता था। छोटी बहन वास्तव में चतुर और समझदार है, मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट उससे प्यार करता है। उपपत्नी तो ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, अपना तिरस्कार दिखाते हुए। इस समय रानी के सामने शिष्टाचार की बात करते हुए आपने अपना शिष्टाचार वास्तव में अच्छी तरह से सीख लिया है। बहन गलत है। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, रानी हरम की मुखिया है, हमें स्वाभाविक रूप से अपना सम्मान देने आना चाहिए। रानी को विभाजित करने का कारण कौन था, यह न जानते हुए उपपत्नी तो ने क्रोधित होकर महल की नौकरानी का हाथ पकड़ लिया और ट्रांग लेक येन को नजरअंदाज करते हुए कहा, थाई तू, चलो मालिक, आप अभिनय में अच्छे नहीं हैं। बेशक आप यह सब नहीं देख सकते।
ट्रांग लेकयेन ने शांतिपूर्वक टोतु नगी को अपने सामने कान्ह महल में प्रवेश करते हुए देखा, मुस्कुराते हुए और वान तिच का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो चले। वह इस बात पर यकीन नहीं करती थी। सम्राट की नियंत्रण की इच्छा के कारण आज जो हुआ वह उसके कानों तक नहीं पहुंचा। तू नगी तो सही थी। कभी कभी अभिनय में अच्छा होना लोगों को पसंद आता है, अन्यथा चतुराई से चतुराई बेहतर है, या मीठी बातें हड्डी तक घुस जाती हैं, जैसी कहावत क्यों होती।